नमस्कार बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियोस में। सीडीपी शॉर्ट्स की जो श्रृंखला है प्यारे बच्चों, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी है कि जो सीडीपी शॉर्ट्स हम लोगों ने जो सोच कर बनाया था, जो हमारी टीम ने जो सोच कर बनाया था कि हो सकता है काम करे ना करे, बच्चों को पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे ऐसा भरोसा था कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ना बच्चों के लिए, चूँकि वो पेपर में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए आपने जो इसको बेहतरीन तरह से पसंद किया है, हमारा उत्साह है ना वो दोगुना हो गया और सीना छाती फूल के जो है 64 इंच की हो जाती है जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं, हम कुछ भी प्रयास करते हैं और आप उसको इतना सराहते हैं, आप उसको इतना प्यार देते हैं। जो आपने सीडीपी शॉर्ट्स को जो प्यार दिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमेशा आने वाले समय में ये जो सीडीपी शॉर्ट्स की श्रृंखला है, ये इतनी ज़्यादा हम बढ़ा के इतनी बड़ी करेंगे कि आपको भी समझ आएगा कि वाकई में काम हुआ है। और उसके बाद में ये जो फ़ायदा है ना, वो फ़ायदा सभी को मिलेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से मिले, इसलिए हम इस पर बराबर प्रयास करते रहेंगे। मैं देख रहा था कि आपको सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको प्रॉपर दिख रहा है। और दूसरी बात है, चैनल में सभी का बहुत ही स्वागत है, आदाब है, सत श्री अकाल, जय हिंद, सुस्वागतम, सभी का फिर से वेलकम है। और वीडियो शुरू होने के पहले आपसे बस एक ही छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कम से कम देखें पूरा वीडियो, ताकि आप जिसलिए हमने ये बनाया है वो मतलब सार्थक हो जाए। बस लाइक करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका मन डोलेगा, आत्मा कहेगी कि नहीं हमको करनी चाहिए, और जो कि आपको करना भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति या एक टीचर अगर अपनी तरफ से इतना प्रयास कर सकता है तो क्या आप उसके लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं कर सकते? आप बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप इस परिवार का हिस्सा हैं और जो परिवार के लोग होते हैं वो परिवार का भला ही चाहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हम लेकर के आए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सब बीमारियाँ लिखी हुई हैं, जितनी टीचिंग से संबंधित या जितने भी बच्चे के अधिगम में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं, जितनी भी बीमारियाँ आती हैं, सबको मैंने एक जगह लिखने की कोशिश की है ताकि आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद में आपको अन्यत्र या कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखो इसमें लिखा है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसफ्रेजिया, डिसफ्रेक्सिया, आर्थोग्राफिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। आपको सुनने में बड़ा डॉक्टर टाइप का फील आ रहा होगा। प्यारे बच्चे, ये सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं और शुरुआत के 5 और 6 हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछे ही पूछे जाने। अगर कभी भी लर्निंग डिसऑर्डर की बात आएगी तो यहीं से प्रश्न आएगा 101%। ये आप बिल्कुल छाप कर रख लीजिए, ठीक बात। चलो तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले डिसलेक्सिया से। कहाँ शुरू करते हैं? डिसलेक्सिया से। तो अगर पूछा जाए बताइए डिसलेक्सिया किसमें अक्षमता होती है, तो याद रखिएगा डिसलेक्सिया किसमें क्षमता होती है, तो आप कहेंगे पढ़ने संबंधी। अगर कोई बच्चा है, जैसे आपने तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर बच्चे को उल्टा अक्षर दिखते थे, तो उसमें कौन सी बीमारी थी? डिसलेक्सिया भी। देखो आमिर खान की जो पिक्चरें हुई, पहले वाली पिक्चरें फेमस इतनी क्यों हुई? क्योंकि उसने कोई ना कोई ज्वलंत मुद्दा उठाया। तो अगर हम कहें डिसलेक्सिया तो ये है पढ़ने संबंधी अक्षमता, माने पढ़ने में अक्षमता, यानी जो दिक्कत होती है उसको ही क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। तारे ज़मीं पर मूवी में बच्चे को अगर अक्षर उल्टा दिखाई देते थे तो उसको कौन सी बीमारी थी? तो उसको डिसलेक्सिया टाइप की बीमारी थी। और इसके निदान भी हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं कि इसके निदान नहीं है, मनोविज्ञान में इसके निदान भी किए जाते हैं। दूसरा डिसग्राफिया। देखो ग्राफ बनाना माने जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ आप खींचेंगे, लिखेंगे। देखिए ग्राफ जो होता है वो लिखावट के लिए आता है या खींचने के लिए आता है, या आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो अगर पूछा जाए डिसग्राफिया तो आप कहेंगे कोई सर जी लिखेंगे, खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे? खींचेंगे। यानी लेखन संबंधी जो समस्या होती है बच्चे को लिखने में, लेखन अक्षमता, या आप कह सकते हैं लेखन संबंधी समस्या जो बच्चों को आती है, लेखन संबंधी समस्या जो बच्चे को आती है उसको क्या कहते हैं? उसको नाम दिया गया डिसग्राफिया। ग्राफ करना माने खींचना, याद रखना, ठीक है। फिर लिखा है डिसकैलकुलिया। बेटा कैलकुलेशन किस में करते हैं? तो आप कहेंगे सर जी कैलकुलेशन करते हैं हम मैथमेटिक्स में। और अगर आप गुणा, भाग, जोड़, घटाना, यानी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसमें अक्षम हैं, या बच्चा नहीं कर पा रहा है, बच्चा उतनी उम्र का हो गया है जब तक कि उसको ये चीज़ें आती होनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन से बना गणित, तो आप कहेंगे गणित संबंधी, गणित
संबंधी जो समस्या है, या आप कह सकते हैं जोड़ने घटाने और गुणा भाग करने संबंधी जो समस्या है वो किसमें आती है, डिस्कैल्क। मान लीजिए कोई बच्चा 10-12 साल का है, क्लास 4 में पहुंच गया है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि ये जोड़ घटा गुणा भाग तो कर ही लेगा, परंतु वो नहीं कर पाता है। स्कूल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इसका मतलब उसको क्या है, डिसकैलकुलिया है। फिर से लिखा है डिसफ्रेजिया। क्या लिखा हुआ है, डिसफ्रेजिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तब तक बोल नहीं पाते हैं या बोलते ही नहीं हैं। मनोविज्ञान में भी उसका इलाज होता है कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। तो अगर बच्चा बोलने में अक्षम है, जिसको आप जानते हैं कभी कभी बच्चे थोड़े हकले हो जाते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, आ के बाद में कैसे क म कहना तो का म, तो जो बोलने में जो दिक्कत होती है उसको कहते हैं हम डिसफ्रेजिया। क्या कहते हैं, डिसफ्रेजिया। तो इसको लिखेंगे वाक माने बोलने संबंधी समस्या। कौन सी समस्या है ये, बोलने संबंधी समस्या है, जिसको हम कहते हैं डिसफ्रेजिया। याद रखिए, हकले हो जाते हैं या बोल नहीं पाते हैं वो होते हैं डिसफ्रेजिया। कभी कभी होता है कि हेजिटेट हो जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं, उसको भी इसी में रखा जा सकता है। फिर लिखा है डिसप्रैक्सिया। अब देखो जो डिसप्रैक्सिया है ये है तो लेखन संबंधी। देखो जो डिसप्रैक्सिया है प्यारे बच्चे, ये है तो लेखन संबंधी समस्या, लेकिन लेखन कैसा, लेखन वैसा जिसमें चित्रांकन किया जाता है। देखो लेखन संबंधी समस्या हो गई डिसग्राफिया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए लेखन एवं चित्रांकन, लेखन एवं चित्रांकन माने चित्र बनाना, चित्रांकन संबंधी जो समस्या है वो कहाँ पर रखी जाएगी, तो आप कहेंगे वो रखी जाएगी किसमें, डिसप्रैक्सिया में। अब देखिए हो सकता है कि जैसे लेखन संबंधी समस्या, मान लीजिए डिसप्रैक्सिया नहीं है, अगर डिसग्राफिया नहीं है तो आप डिसप्रैक्सिया को सही कर दीजिए। अगर डिसप्रैक्सिया है तो आप किसको सही करेंगे, अगर डिसग्राफिया नहीं है तो इसको सही कर दीजिए, अगर डिसग्राफिया है तो आप उसको सही करिए। लेकिन ये चित्रांकन संबंधी समस्या होती है। फिर आगे लिखा हुआ है डिस आर्थोग्राफिया। अब ये क्या होता है, तो जो वर्तनी प्रोनाउंसिएशन होता है, तो जिस बच्चे को प्रोनाउंसिएशन संबंधित समस्या होती है, जो लिखना होता है उसको 81 तो लिख देता है 18, लिखना होता है 19 तो लिख दे 91, मतलब उसको आगे पीछे का नहीं पता है कि 1 आगे रखो 9 पीछे रखो, यानी उसको आता है लेकिन उसको क्या है, उसको है डिस आर्थोग्राफिया, यानी उसको वर्तनी संबंधी। वर्तनी माने क्या होता है, बोलने संबंधी। और जब हम बोलेंगे या कुछ हम लिखेंगे, कहो 81 सुन ले 18, गड़बड़ हो जाएगा, कहो 91 सुन ले 19, तो आप कह सकते हैं कि ये होता है वर्तनी। वर्तनी माने प्रोनाउंसिएशन संबंधी, तो वर्तनी संबंधी जो समस्या होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम डिस आर्थोग्राफिया कहते हैं। फिर लिखा हुआ है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी माने, ऑडियो माने क्या होता है, सुनने से संबंधित। तो आप कह सकते हैं जिस बच्चे को सुनने में समस्या हो, कौन सी, सुनने में, जिस बच्चे को प्यारे भाई सुनने में समस्या होती है, तो सुनने से संबंधी समस्या को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑडिटरी। ऑडियो क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, ऑडियो सिर्फ सुना जा सकता है, तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब आप जो बोल रहे हैं वो बच्चा प्रोसेस करके समझ नहीं पा रहा है। आपने कहा आम, वो समझ नहीं पा रहा है, प्रोसेस करता तो है लेकिन डिसऑर्डर है भैया। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है कि आपने जो बोला वो उसने सुना, परंतु वो समझ नहीं पा रहा है कि आपने आखिर बोला क्या है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनने संबंधी समस्या। फिर लिखा हुआ है विजुअल, ये देखो लिखा हुआ है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। वो देखता है ए तो उसको दिखाई देता है उल्टा, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ए, उसको ऐसे दिखाई देता है। तारे ज़मीन पर उस बच्चे के पास में कई सारी दिक्कतें थीं, ये देखो, तो उसके पास उसको कौन सा रोग भी था, उसको था विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, माने वो विजुअल करके उसको परसेप्शन नहीं बना पाता है, उसको भांप नहीं पाता है, उसके बारे में विचार नहीं बना पाता है, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे देखने संबंधी समस्या। कौन सी, देखने संबंधी समस्या। और प्यारे बच्चे याद रखिए कि जो देखने संबंधी समस्या, बच्चा अंधा नहीं होता है कि बच्चे को चश्मा लगा, नहीं, ये डिसऑर्डर होता है। यानी लिखा होगा ऐसे तो दिखाई देगा ऐसे, लिखा होगा बी ऐसे तो प्यारे बच्चे दिखाई देगा ऐसे, ये डिसऑर्डर है। ठीक है बात। आगे लिखा हुआ है सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो अब देखो इंद्रिय समन्वय क्षमता क्या होती है, जैसे इंद्रियां हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक साथ में कई इंद्रियां काम करती हैं। मेरा दिमाग काम कर रहा है, या आप कह सकते इंद्रियां मतलब मेरी बॉडी काम कर रही है, या मेरी त्वचा काम कर रही है, मेरी जीभ काम कर रही है, मेरी आंखें काम कर रही हैं, मेरी नाक काम कर, यानी अब क्या होता है कि ये
इस जो डिसऑर्डर वाला बच्चा होता है प्यारे बच्चे, तो एक समय में एक इंद्रिय मतलब इंद्रियों का समन्वय नहीं बना पाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, मैं कैमरे में देख भी रहा हूँ, मेरा हाथ चल के पढ़ा भी रहा है, दिमाग भी चल रहा है, मुंह भी चल रहा है, जीभ भी काम करे, सब कुछ काम करे, यानी मेरी इंद्रियों के बीच में समन्वय है, यानी मैं इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ अपनी इंद्रियों को। और जब जो बच्चा इंटीग्रेट ना कर पाए अपनी इंद्रियों को, मुंह चलाता है तो हाथ नहीं चलते हैं, हाथ चलाता है तो पैर नहीं चलते हैं, या कह सकते हैं कि अगर आंखों से देखता है तो बोल नहीं सकता है, सुनता है तो बोल नहीं सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ एक साथ में करता हूँ, आपके कमेंट भी कभी कभी देख देता हूँ, सब कुछ मैं एक साथ कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा इंद्रिय समन्वय संबंधी विकार, माने इंद्रियों में समन्वय नहीं बना पा रहा है, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। फिर लिखा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, तो संगठनात्मक पठन नहीं कर पाता है। संगठनात्मक पठन का मतलब होता है एक साथ कई चीज़ें करना, एक साथ कई तरीके से पढ़ना और याद भी कर लेना, मन में पढ़ना, याद करते जाना, उसको बार बार दोहराते भी जाना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो आप याद रखिए ऑर्गेनाइजेशनल लिखा है ना, तो संगठनात्मक पठन वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो आप कहेंगे इसको कौन सा डिसऑर्डर है, तो आप कहेंगे इसको कौन सा डिसऑर्डर है। मैं पूछूं कौन सा है, तो आप कहेंगे इसको सर जी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर हो गया है। ठीक है बात। अब देखिए दोबारा समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। अगर कहा जाए डिसलेक्सिया यानी वो क्या है, तो उसमें पढ़ने में अक्षमता है, डिसग्राफिया लिखने में अक्षमता है, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी सम को करने में उसको अक्षमता है, डिसफ्रेजिया यानी बच्चा बोलने में थोड़ी समस्या करता है, बोल नहीं पाता है सही से, हकलाता है, डिस्प्रैक्सिया यानी लेखन एवं चित्रांकन यानी रीजनिंग वाले जो आते हैं ना, नॉन वर्बल रीजनिंग, तो उसमें इसको दिक्कत होती है, लिखना एवं चित्रांकन करने में, चित्र नहीं बना पाता है, उसमें दिक्कत होती है। डिसआर्थोग्राफिया में क्या होता है, वर्तनी संबंधी समस्या, बोलोगे कुछ और सुन के कुछ और लिख देगा, माने गलत लिखता है, वर्तनी संबंधी, सही से बोल, सही शब्दों का उच्चारण, जैसे उसको बोलना है व्हाट तो बोलता है व्हाट, समझ गए ना। तो वर्तनी संबंधी समस्या, हालांकि ये क्षेत्रीय समस्या भी होती है, जिस क्षेत्र की जैसी भाषा उसकी भी समस्या होती है, लेकिन फिर ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी माने सुनना, ऑडियो क्या होता है, सुनना, और सुनने संबंधी अगर उसको डिसऑर्डर है तो उसको मतलब सुनने में समस्या है। अब ये नहीं कि बहरा है भैया, ये डिसऑर्डर होते हैं, सुनेगा लेकिन जो सुनना चाहिए वो नहीं सुन पा रहा है। वो विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर यानी देखता है ये वाला ए, दिखना चाहिए ये वाला लेकिन देख लेता है ये वाला। तो विजुअल परसेप्शन यानी जो देखता है उस पर परसेप्शन यानी एक सोच नहीं बना पा रहा है, तो देखने में हो जाएगा। फिर सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी इंद्रियों, कई सारी इंद्रियों का एक साथ काम करना, जैसे मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो अच्छा भी काम करे, सब कुछ काम कर रहा है, यानी इंटीग्रेशन है मेरी इंद्रियों के बीच में, लेकिन यहाँ पर बच्चे की इंद्रियों के बीच में इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आप कहेंगे इंद्रिय समन्वय में कमी होती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर यानी संगठनात्मक पठन, यानी कैसे पढ़ाई करो, लिख भी ले साथ में, सुन भी ले, यानी सुन रहा है, लिख रहा है, दिमाग भी लगा रहा है, तो ऐसा ये नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होता है बताओ, सेंसरी माने इंद्रियां, ऑर्गेनाइजेशन माने आप कहेंगे संगठन, तो इससे बन गया संगठनात्मक, और सेंसरी से बन गया इंद्रिय समन्वय वाला। ठीक है, यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट करो और सदैव के लिए दिमाग में अपने रख लो कि ऐसा आएगा तो हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, आप लोगों ने कहा कि जो है ये जो सीरीज़ है ज़्यादा छोटी हो रही है, तो आपकी मांग के चलते मैं इसका जो समय है सीरीज़ का थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, वीडियो को 20 मिनट का कर देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिले। ये आपने कर लिया, जल्दी से करिए, हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, अब हम आगे थोड़े से आपको प्रश्न बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो हटा दें यहाँ पर, तो आपने कहा बिल्कुल। देखिए, जो भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ये जो काम है ना, ये बहुत ही बेहतरीन काम है। अगर आप लोगों ने इसको मन लगा करके हमेशा के लिए याद किया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जब भी कभी प्रश्न आएगा, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि 30 में से लगभग प्रश्न आपके इसी बोर्ड से आ जाएँ, ताकि आप जो वन लाइनर फॉर्म जो तैयार कर रहे हैं अपने घर में, और ऐसा हमको विश्वास है कि आप तैयार कर रहे होंगे, तो यहीं से आपको मिल जाए, ताकि आपका समय बचे और आपने जो भी पढ़ा है वो सारी की सारी चीज़ें फलीभूत भी हो जाएं। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करें इसके आगे की, तो अगर हम पहली बात करें, अगर हम क्या बताओ प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी है,
उसके बाद में 11 नंबर की अगर बात करें तो हम पूछेंगे, बताइए प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि किसने दी, बताइए किसने दी है? प्रोजेक्ट मेथड के प्रणेता कौन है? तो आप कहेंगे ये कौन है, ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। अब देखो हमारे पास दो प्रकार के मेथड आते हैं, कौन कौन से? 12 नंबर और 13 नंबर ध्यान से सुनना, ठीक। हमारे पास एक चीज़ आती है आगमन विधि, विधियों पर ही चर्चा कर लेते हैं, आगमन विधि, और एक आती है हमारे पास में निगमन विधि। कौन सी? निगमन विधि। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि बताओ वह कौन सी विधि है जिसमें उदाहरण पहले दिया जाता है, नियम बाद में बताया जाता है, यानी हम आपको किसी चीज़ का एक उदाहरण दे रहे थे और बाद में उसी का मैंने सूत्र बता दिया या नियम बता दिया, तो प्रश्न क्या आएगा? किस विधि पर, किस विधि में उदाहरण पहले दिया जाता है, उदाहरण पहले दिया जाता है एवं नियम बाद में बताया जाता है, नियम बाद में बताया जाता है। एक बात, कौन सी विधि? आगमन। आगमन माने हम बता तो उदाहरण रहे थे लेकिन ये धोखे से आगमन माने आगिरी है, यानी हम कर तो रहे थे उदाहरण, लेकिन उदाहरण करते करते हमने ट्रिक बना ली, हमने नियम बना लिया, हमने क्या बना लिया? सूत्र बना लिया प्यारे बच्चे। तो कौन सी विधि? आगमन विधि, ठीक। अगर बात की जाए निगमन, देखो लिखा हुआ है निगमन, निगमन माने डेरिवेशन, इसका इंग्लिश में क्या होता है? इसका होता है डेरिवेशन। आप सब पढ़े हैं इंग्लिश में डेरिवेशन। डेरिवेशन किस में होता है? आप कहेंगे फिजिक्स में होता है, तो बताइए डेरिवेशन में क्या होता है? सीधा सूत्र होता है। तो अगर कहा जाए किस विधि में, किस विधि में पहले नियम बताया जाता है, या पहले नियम या पहले सूत्र बता दिए जाते हैं और फिर क्या किया जाता है? बाद में उदाहरण दिया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। कौन सी विधि है? तो आप कहेंगे निगमन। माने आपको जैसे पता है कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², आपको सूत्र पहले दे दिया गया। अब आपसे कहा गया चलिए बताइए x + 3y का होल स्क्वायर का सूत्र, जैसे कि आपसे कह दिया गया, आपको एक सूत्र मैंने बताया a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। और अब मैं आपसे कहूँ कि चलिए बाबू बताइए x + 2y का होल स्क्वायर बताइए, आप क्या कहेंगे? सर जी ये निगमन विधि है, हमारे पास सूत्र ऑलरेडी अवेलेबल है और इसको हम लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो गई कौन सी विधि? निगमन। माने पहले आपको क्या मिलेगा? पहले आपको सूत्र मिलेगा या नियम मिलेगा और उसके थ्रू क्या करना होगा? उसके थ्रू आपको, तो याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे? अगली बात अगर हम करते हैं, देखो एक आपसे पूछा जाए कि देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। अगर आपसे कह दिया 14 नंबर, देखो सुनो और समझो, ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी अगर बात कह दी जाए, 15 नंबर कह दिया जाए कि देखो सुनो एवं बोलो, ये किस विधि पर आधारित है? अगर कहा जाए देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है, और कहा जाए देखो सुनो और बोलो किस विधि, अब याद रखना ये मैं कोई मजाक की बात नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और ये पूछी गई हैं। देखो प्रश्न आया था किस विधि में उदाहरण पहले दिया जाता है एवं सूत्र बाद में बताया जाता है या नियम बाद में दिया जाता है, तो आगमन विधि, इसको कहते हैं हम इंडक्टिव मेथड। अगर कहा जाए किस विधि में पहले नियम दिया जाता है और बाद में उदाहरण दिया जाता है, तो कहते हैं डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, ठीक। इंग्लिश में क्या है? इंडक्टिव डिडक्टिव, पहले एग्जाम्पल बाद में नियम, इंडक्टिव यानी आगमन। आ गई है, आगमन हो गया है, हम कर कुछ और रहे थे, हम कर उदाहरण रहे थे, लेकिन आ गई है यानी सूत्र मिल गया है, यानी बहुत अच्छी बात है। ये एक विस्तृत सोच को दर्शाता है। आगमन विधि एक विस्तृत सोच को दर्शाती है, लेकिन निगमन विधि यानी हम कर ही यही रहे थे और हो ही गया है, तो कौन सी बड़ी बात है? यानी ये क्या है? ये संकुचित सोच को दर्शाती है, संकुचित सोच को दर्शाती है। कौन सी? निगमन।
और व्यापक सोच को दर्शाती है। कौन सी? आगमन। ये देखो, ये भी जो हम लिख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, सिर्फ मैथ की बात नहीं है ये, ठीक है। ये मनोविज्ञान की बात है कि आप कर कुछ और रहे तो हो गया कुछ और, ठीक है। तो ये क्या है? व्यापक सोच है। ये क्या है? संकुचित सोच है। यही करने आए थे, यही हो गया तो कौन आपने कद्दू में तीर मार लिया है? बात तो वही है ना। अगर कहा जाए देखो, सुनो और समझो, ये कौन सी विधि में आता है? तो याद रखिए, आता है प्रदर्शन विधि। कौन सी? तो आप कहेंगे प्रदर्शन विधि। कौन सी? प्रदर्शन विधि। माने करके दिखाया जाता है कि पहले देखो, हम करके दिखा रहे हैं, फिर समझो, फिर सुनो और तब समझो। देखो, सुनो, समझो। अरे भाई, मैं आपको बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि पहले देखो, सुनो, समझो, फिर अगर आ जाए परीक्षा में तब आपको प्रयोग करना है तो बताओ, देखो, सुनो, बोलो, यानी प्रयोग करो। भाई अबर तो हमने कहा है ना कि समझो, बस हमने बोलने के लिए कहा ही कहाँ है। अगर मैं कहूँ देखो, फिर उसके बाद में सुनो और फिर बताना भी पड़ेगा, यानी प्रयोगात्मक विधि। कौन सी? प्रयोगात्मक विधि। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए प्यारे बच्चे? अगर आपसे कहा जाए देखो, सुनो, समझो, यानी कोई प्रदर्शन करके दिखा रहा है और आपसे कह रहा है देखिए, समझ लीजिए और सुन लीजिए और उसके बाद में आपको करके सिर्फ समझना है, प्रदर्शन विधि, और कहा जाए करके दिखाना पड़ेगा तो कौन सी विधि? आप कहेंगे प्रयोगात्मक विधि। याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे? एक और सुन लीजिए, अगर पूछ लिया जाए कि किंडरगार्टन, क्या किंडरगार्टन मेथड किसने दिया है, विधि किसने दी है? तो याद रखिएगा, नाम कौन है? फ्रॉबेल। किसने दी है? आप कहेंगे फ्रॉबेल ने दी है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे बच्चे, और मन लगा के पढ़ना है। ये चीज़ें मैं आपको जिस लेवल पर समझा रहा हूँ, अगर आपने उस लेवल पर समझी तो जीवन में कभी आपकी स्किप दिमाग से नहीं होगी। अगला वीडियो हम अगले दिन बताएंगे। आप सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आपको बड़ा बनाना ही होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।